वगैरह कही जना बंद कर दिया करिए ना, साधु मत करिए। भाई बंद करो पेपर, पेपर बंद करो, बस मिलाइयो, मिला दियो। चलो भाई शुरू करें, आवाज़ बंद करना। टॉपिक अपने चल रहा था कल मानव विकास। क्या था? मानव विकास। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा भी है, छोटा भी है, महत्वपूर्ण भी है, और एक प्रश्न 100% आना। प्रश्न की 4 जगह बनती है, 4 जगह से प्रश्न पूछा जाता है, 5वीं इसमें कोई जगह नहीं बनती। पहला वृद्धि और विकास के उपागम, वृद्धि और विकास में अंतर से। दूसरा इसके महत्वपूर्ण जो उपागम है 4, जिसको अपन ने कल आय उपागम के बारे में, सामाजिक कल्याण उपागम के बारे में, आधारभूत आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता उपागम जिसको ILO ने दिया 6 आवश्यकताएं बताई, और एक क्षमता उपागम जो अमर्त्य सेन ने दिया वो। और तीसरा और महत्वपूर्ण, अब तक जितने प्रश्न बने उसमें सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न मानव विकास के मापन से संबंधित, जिसमें 3 सूचक थे। कल अपन बात की थी, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को, दीर्घ अवधि को या स्वास्थ्य को, एक ही बात। और अगला जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है टॉप 10 देशों में से। पिछली बार थोड़ा हार्ड प्रश्न था कि टॉप 10 देशों में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। फिनलैंड जिसका आंसर था। अब 10, इसका मतलब ये था कि 10 देश याद रखना, लेकिन 10 देश याद रखने की जरूरत नहीं। आप बार बार उसको पढ़ते हो तो फिनोमेना अपने आप सेट हो जाता है कि हाँ ये देश बाहर है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में स्कैंडिनेविया, जब नॉर्वे पढ़ रहे होते हो, आइसलैंड पढ़ रहे होते हो, आप स्वीडन पढ़ रहे होते हो, डेनमार्क पढ़ रहे होते हो, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वहाँ का आ जाता है अच्छा ये पूरा बेल्ट है, लेकिन इस बेल्ट में ये देश नहीं है। ऐसे पढ़ते हो अपने आप वो देश बाहर हो जाता है, 2-3 बार पढ़ते ही अपने दिमाग में रह जाता है। तो वैसे ही पढ़ना है आपको मानव विकास। यहाँ पर शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। एक तरफ शब्द दे रखा है मानव, दूसरी तरफ दे रखा है विकास। इस शब्द पर है सारा दारोमदार, क्योंकि कॉन्सेप्ट को आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ने उससे पहले कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मानव का विकास, विकास कैसा? या मानव की वृद्धि उसने नहीं लिखा, मानव का विकास लिखा है, आगे विकास किस प्रकार का है वो विकास उसने नहीं लिखा है। मानव का विकास आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, राजनीतिक विकास हो सकता है, और सबसे बढ़िया नैतिक विकास हो सकता है। कोई भी विकास हो सकता है, लेकिन ये कौन से विकास की बात कर रहा है? ये इन सारे विकासों की बात कर रहा है। इन सारे विकासों का जो समूह है वो कहलाता मानव विकास, क्योंकि मानव के विकास के लिए, मानव का डेवलपमेंट कैसे, उसके लिए आर्थिक विकास भी जरूरी है, शारीरिक विकास जरूरी है, मानसिक विकास जरूरी है, सामाजिक विकास जरूरी है, नैतिक विकास जरूरी, राजनीतिक विकास जरूरी। सारे विकासों का समूह है मानव विकास। एक तो बात ये समझना है। फिर 2 शब्द आते हैं अपने इसके अंदर, साइकोलॉजी में भी आते हैं, और यहाँ भी एक विकास आता है, एक वृद्धि आता है। एक शब्द होता है वृद्धि। इन दोनों को थोड़ा समझना। एक तरफ वृद्धि है और एक तरफ विकास है। कल मैंने आपको जब अपन किताब पढ़ी थी उसके तहत इसको समझाया था भी थोड़ा कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ध्यान देना है, 2 शब्द देख रहा हूं। वृद्धि संख्यात्मक होती है हमेशा। कैसे होती है? संख्यात्मक। कैसे होगी सारी चीजें बताऊंगा। संख्यात्मक, संख्यात्मक को आप मात्रात्मक भी कहते हो, मात्रात्मक को आप परिमाणवाचक भी कहते हो, परिमाणात्मक। ठीक है, परिमाणवाचक विश्लेषण, जो विशेषण पढ़ते हैं अपन, यानी मापन। वृद्धि के अंदर वृद्धि संख्यात्मक हो सकती है, मात्रात्मक हो सकती है, परिमाणात्मक हो सकती है। अब परिमाणात्मक मात्रात्मक कैसे हो सकती है? कल मैंने आपको इसका उत्तर दिया कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 5-6 साल है और उसकी हाइट मान लो 3 फीट है, 3 फीट से उसकी हाइट होगी 6 फीट, तो ये वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। यानी 3 से 6 फीट तक सिर्फ संख्याओं में, डाटा में वृद्धि हुई है। 3 से कितना हो गया? 6 हो गया। बाड़मेर की जनसंख्या मैंने कहा 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, या 1 लाख से 2 लाख हो गई। ये सिर्फ संख्या में वृद्धि हुई है। अब इसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ वो तो अपन आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब ये गारंटी है कि यदि वृद्धि नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। विकास होने के लिए पहले क्या जरूरी है? वृद्धि। और वृद्धि के लिए विकास हो ऐसा जरूरी? पहले वृद्धि होगी और वृद्धि के बाद में क्या होगा? विकास होगा। तो ये तो सिर्फ संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो फिर ये क्या है? ये गुणात्मक परिवर्तन है। ये क्या है? गुणात्मक। गुणात्मक कैसे, इसको भी देखेंगे। ये गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन हमेशा मूल्य सापेक्ष होता है। कैसा होता है?
मूल्य सापेक्ष का मतलब होता है जिसकी अपन तुलना कर सकते हैं पिछले की तुलना में। तुलना कैसे कर सकते हैं? अपन ये कह सकते हैं कि पिछली बार बाड़मेर की जनसंख्या 1 लाख थी, 1 लाख से जनसंख्या कितनी होगी? 2 लाख होगी। व्यक्ति की वृद्धि, व्यक्ति 3 फुट से 6 फीट हाइट होगी उसकी, ठीक है। अब 1 लाख से 2 लाख जब इसकी वृद्धि हुई है, तो इस वृद्धि के साथ साथ जो पहले विकास था उसकी तुलना में विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब विकास है क्या? विकास का मतलब यहां से जैसे ही जनसंख्या वृद्धि हुई तो उसके संदर्भ में लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया कि नहीं आया? मान लो यहां पर जो लोग थे वो सारे शिक्षित थे, उनके लिए सब स्कूलों की व्यवस्था थी, प्रदूषण की व्यवस्था नहीं थी, आवास, सब लोगों को आवास मिल रहे थे, घर मिल रहे थे। क्या 2 लाख लोग होते ही उन सबको घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके लिए प्रदूषण की व्यवस्था का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही? यदि यहाँ पर तो सभी लोगों को सुविधा मिल रही थी और यहाँ पर यदि 1.5 लाख लोगों को सुविधा मिल रही है, 50 लाख लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसकी तुलना में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो 100% सुविधा थी जबकि यहाँ पर 100% नहीं, 75% सुविधा है। इसका मतलब विकास नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अब इसकी तुलना की जाती है, इसको कहते हैं मूल्य सापेक्ष। इसकी तुलना की जाती है, इसको क्या कहते हैं? मूल्य सापेक्ष, ठीक है। अब ये मूल्य सापेक्ष है, वो मूल्य निरपेक्ष हो जाता है। 2 ही डाटे होते हैं, एक मूल्य सापेक्ष होता है और एक मूल्य निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब वास्तविक आंकड़ा होता है और सापेक्ष का मतलब पहले वाले से तुलना की जाती है दोनों में। अब ये जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के तहत विकास निहित होता है, इस वृद्धि के साथ में विकास होना जरूरी है। अब यहां से जनसंख्या में वृद्धि हुई तो वहां के लोगों के जीवन स्तर में कुछ बदलाव यदि आ रहा है, इसका मतलब विकास हुआ है। यदि लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो सिर्फ वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ है। अब लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा? सुधार होगा उसकी मूलभूत सुविधाओं में यदि वृद्धि हुई है तो। अब मान लो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रदूषण, सारी चीजों का समाधान हो गया, इसका मतलब विकास भी हुआ है और वृद्धि भी हुई है। और यदि ये सुविधाएं नहीं है तो सिर्फ वृद्धि हुई है, विकास उसमें नहीं है। अब भाई बात आपके समझ में आई? वृद्धि और विकास के लिए 2 टर्म्स जरूरी है। विकास हमेशा गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, व्यक्ति की जीवन दशा में बदलाव आना चाहिए, जबकि वृद्धि होती है वो सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाता है, उसका गुणात्मक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात क्या समझनी है? दूसरी ये भी बात थोड़ी ध्यान रखनी है आपको कि ये जो वृद्धि है ना, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। मैंने कहा देश की अर्थव्यवस्था, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने कहा किसी देश की इकोनॉमी है ना वो पिछली साल इतनी थी और अब वर्तमान में है ना, या देश की इकोनॉमी है वो -4.3 में चल रही कोरोना की वजह से। इसका मतलब वृद्धि तो हुई है लेकिन वृद्धि कैसी है? नेगेटिव। ये मैंने कहा कि कोरोना आने के बावजूद भी कृषि है ना वो 3.6% की दर से वृद्धि कर रही है, इसका मतलब वृद्धि कैसी है? पॉजिटिव। कभी सुना है विकास नेगेटिव हुआ है? कभी नहीं होता। वृद्धि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, जबकि विकास हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि विकास क्या है? विकास सकारात्मक या धनात्मक, कैसा? एक तो धनात्मक होगा, न केवल धनात्मक वृद्धि, धनात्मक यदि संख्या में वृद्धि हो रही है तो सिर्फ वृद्धि कहलाएगी। धनात्मक के साथ में क्या होना चाहिए? गुणात्मक होना चाहिए। धनात्मक के साथ साथ में क्या होना चाहिए? गुणात्मक परिवर्तन होगा, इसका मतलब विकास है। तो यहां पर 2 डाटा ऊपर कर अपने सामने आते हैं कि वृद्धि और विकास के अंदर मूलभूत अंतर क्या है। एक तो अपन ने देखा वृद्धि है और एक इधर देखा विकास है, 2 शब्द हैं। वृद्धि के लिए अपन ने देखा ये सिर्फ क्या है? मात्रात्मक है। कैसी है? मात्रात्मक। इसका विकास हुआ न हुआ, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये कैसा होता है? ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये गुणात्मक है। अच्छा, इसके अंदर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि ये हमेशा हमेशा के लिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 2, जब मात्रात्मक होता है तो मात्रात्मक कोई चीज होती है तो उसको मूल्य निरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य निरपेक्ष। ये साइंस की टर्म है, गणित के टर्म है, उसको मूल्य निरपेक्ष कहते हैं। और यदि जिसका मतलब होता है सिर्फ डाटा, और गुणात्मक का मतलब होता है मूल्य सापेक्ष, जिससे तुलना की जा सके, ये मूल्य सापेक्ष। अब जो विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में ये चीजें ज्यादा होती है और विकासशील देशों में ये ज्यादा होता है। भारत के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रही है, भारत बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है, नहीं आता है। विकास तो सिर्फ नारा है, जबकि वृद्धि कर रही है ये वास्तविक है। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है, ये सही बात है। अब वृद्धि कर रही है, उसका लोगों के जीवन पर यदि फर्क पड़ने लगे
इसका मतलब विकास हुआ है। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया कि 2001 के आसपास सब लोगों के पास घर के, सभी घरों में पक्के मकान नहीं थे, लेकिन आज सबके घर में पक्का मकान है। इसका मतलब विकास तो हुआ है, विकास तो हो रहा है। उस समय इतनी जितनी स्कूलें नहीं थी जितनी आज है, इतने शिक्षक उस समय नहीं थे स्कूलों के अंदर जितने आज है। इसका मतलब भारत का भी विकास तो हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है। वर्तमान में जो है वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है। और उसके साथ में यानी दो बातें ध्यान रखनी है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक। वृद्धि होगी तो ही विकास होगा, वृद्धि होगी तो ही विकास होगा। यानी वृद्धि तो हर क्षण हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब वृद्धि हो जरूरी है, लेकिन विकास उसमें साथ में हो ऐसा जरूरी। वृद्धि छोटी है और विकास बड़ा है, ये बातें ध्यान रखनी दो। और देखो क्या है विकसित और विकासशील देशों का अंतर है वृद्धि और विकास में। मूलभूत बातें यही है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। इसमें मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जबकि विकास के अंदर जब भी परिवर्तन होगा वो हमेशा गुणात्मक और सकारात्मक होगा, जबकि इसमें परिवर्तन है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और उदाहरण के रूप में मैंने आपको बता दिया, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, मात्रा में सिर्फ बदलाव हो रहा है तो वो वृद्धि है, लेकिन मात्रा के साथ साथ लोगों की मूलभूत समस्याएं उसमें भी यदि समाधान हो रहा है, इसका मतलब साथ में क्या हो रहा है, विकास भी हो रहा है। अब ये वृद्धि और विकास, फिर आते हैं अपन मानव विकास पर। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मानव विकास। मानव विकास का मतलब है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। मानव विकास का मतलब क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। क्या था, पहले मैंने आपको बताया था कल की बहुत पहले 1980 के दशक तक, 1980 का दशक था, उस समय तक मानव विकास का मतलब एक ही शब्द से लगाया जाता था कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। यदि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, अर्थव्यवस्था बड़ी है, इसका मतलब उस देश का विकास बहुत बढ़िया है, जो कि गलत थ्योरी थी। किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची है और उस देश का विकास बहुत ऊंचा हो ऐसा जरूरी। अमेरिका की वृद्धि दर बहुत ऊंची है, अपन जानते हैं, ठीक है। यूरोपीय जो कंट्रीज है उनकी वृद्धि दर बहुत ऊंची है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में सबसे ज्यादा कौन आएगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश आते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था में ये देश बहुत पीछे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि है वहां की अर्थव्यवस्था बढ़े न बढ़े, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले महत्वपूर्ण काम वहां हो रहे हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां सार्वभौमिक शिक्षा फ्री है, सारी शिक्षा फ्री है। एक एक किसान वहां यदि खेती करते 20-20 लाख का अनुदान मिलता है। अब वहां लोगों की मौज ये विकास हो रहा है, यानी उसका सीधा फायदा किसको हो रहा है, व्यक्तिगत हो रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि 1980 के दशक जो थ्योरी चली थी वो उच्च, अभी वर्तमान की जो दशा को देखे तो सही नहीं थी, क्योंकि अपने को तो पहले पता नहीं था। 1990 के दशक में जब दो अर्थशास्त्री आए उन्होंने इस बात को बताया पहले वाली थ्योरी गलत थी। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को आंका जाता था, व्यक्ति की जीवन से कोई लेना देना। एक देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस देश में क्या कोई समस्या है ही नहीं। उस देश की जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उसमें प्रदूषण उतना ही अधिक होगा, वहां पर गंदी बस्तियां, गंदे नगरों का विकास, प्रदूषण की समस्या उतनी ज्यादा होगी। जब ये सारी होती है इसका मतलब जीवन तो इफेक्ट होता है, जीवन प्रभावित होता है। यानी पैसों की भले ही वृद्धि होगी लेकिन जीवन की दशा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा औसत आयु वो वृद्धि नहीं हुई, वहां के जो बीमारियां हैं, स्वास्थ्य, उनसे संबंधित कोई समाधान नहीं हुआ, तो फिर व्यक्ति का विकास नहीं माना जाता था। और 1980 के बाद में जब 1990 का दशक आया, 1990 के अंदर दो विकासशील देश है भारत और पाकिस्तान, उनके दो अर्थशास्त्री थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो थे डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, महबूब उल हक, और एक थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहां के थे भाई, पश्चिम बंगाल के थे। कहां के थे, पश्चिम बंगाल के थे। जबकि महबूब उल हक कहां के थे, पाकिस्तान के थे। इन दोनों ने मिलकर एक उपागम दिया जिसका नाम कहते हैं कल्याण उपागम। कौन सा उपागम है, कल्याण उपागम। इन्होंने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था भले कितनी बढ़ जाए लेकिन व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब विकास वहां नहीं है, सिर्फ वृद्धि है, वो विकास नहीं। व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे आएगा, इसके लिए उन्होंने 3 टर्म्स दिए। व्यक्ति के संसाधनों तक पहुंच होनी जरूरी है, व्यक्ति को शिक्षा मिलनी जरूरी है, और व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की दशा होनी जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़े या न बढ़े कोई जरूरी नहीं,
1990 के दशक में दो विकासशील देशों के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने एक कल्याण उपागम पर काम किया। उन्होंने यह कहा कि देशों की अर्थव्यवस्था बढ़े या ना बढ़े उसका आम लोगों से जीवन से कोई लेना देना नहीं। देश की जीडीपी बढ़ रही, मेरे और आपके जीवन से क्या लेना देना उसका है? कोई देश की इकोनॉमी है 7% 9% होगी, अपने को क्या लेना देना? अपने यदि पेमेंट बढ़ा हो, वेतन आयोग लागू हुआ हो, है ना, वहां पर यदि घरों के अंदर पानी की व्यवस्था हुई हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई हो, बढ़िया स्कूल हुई हो, तो अपने और अपने जो पीढ़ी है उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। और नहीं तो इकोनॉमी भले ही बढ़ रही, मेरे और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं ना। तो उन्होंने भी यही बात कही कि देश की अर्थव्यवस्था भले ही बढ़े, उससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं। यदि व्यक्ति तक संसाधनों की पहुंच नहीं होगी, व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलेगा, अवसर की क्षमता ही नहीं मिलेगी, वो जा ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए इकोनॉमी का क्या लेना देना है? इसलिए उन्होंने कल्याण उपागम के तहत दो बातें लिखी। एक तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता के अंदर वृद्धि करो, और दूसरा कहा लोगों के विकल्प में वृद्धि करो ताकि लोगों को मौका मिले। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया, यदि एक व्यक्ति कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसको एमबीबीएस का मौका ही नहीं मिल रहा है, देश के अंदर कॉलेज है ही नहीं एमबीबीएस की, करे कहां से? उसने 12th पास कर ली, बायोलॉजी ले ली, बढ़िया तैयारी, टैलेंट है, लेकिन कॉलेज ही नहीं, तो मौका ही नहीं मिलेगा, फिर वो जाएगा कहां? डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अनिवार्यता है डॉक्टर के लिए किसकी डिग्री चाहिए? एमबीबीएस करो। और एमबीबीएस के यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, अब खूब पढ़ा लिखा लेकिन मौका ही नहीं है। इसलिए इनका देश का विकास तभी होगा जब देश के अंदर विकल्पों में वृद्धि होगी, लोगों के सामने ऑप्शंस होने चाहिए और लोगों को अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो उसके बाद ही डिपेंड है, लेकिन डिसीजन जरूर लेना चाहिए। अब 1990 के दशक में जब ये दोनों बात रखी तो एक यूएनडीपी संस्था है, कौन सी? यूएनडीपी, वो भी सक्रिय हुई। उसने कहा हाँ बात तो आप कह रहे हो ना, वो है तो सही। तो फिर उन्होंने कहा सही है तो फिर इतने दिन क्यों निक में बैठे, काम करो। फिर उन्होंने पर काम करना शुरू किया और उन्होंने कहा एक इंडेक्स निकालो। क्या निकालो? इंडेक्स निकालो, जिसको कहते हैं HDI, या इसकी जगह कभी कभी HDR आ जाए तो भी एक ही बात है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। HDR का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ये है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, सूचकांक बना हुआ था, वो नहीं कहते रिपोर्ट के बारे में तथ्यात्मक चीजें जानकारी लिखी हुई होती, ये ऐसे हुआ वो हुआ। और इंडेक्स के बारे में सीधी सीधी सारणी आती है कि इसमें कौन सा कितने पॉइंट हुए, किसको कितना नंबर मिला, कौन सा देश किस रैंक पर। तो HDR और HDI एक ही है। ये जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये जारी करता है 1990 के बाद में। अब 1980 से पहले ये नहीं था, तो सबसे पहले कब जारी किया गया? 1990 में पहली बार HDI, जिसको अपन मानव विकास सूचकांक पढ़ते हैं, वो सबसे पहले 1990 में आया। इसको तैयार करने वाले विद्वान कौन थे? महबूबुल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। अब इन्होंने जारी करते समय मानव विकास की दो परिभाषाएं दी। मानव विकास का क्या मतलब निकाला जाए? भाई मानव विकास का मैंने कह दिया आदमी का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक सब होना चाहिए, लेकिन इनकी भी तो परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा? एक तरफ थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन्होंने कहा, दोनों शब्द याद रखने हैं आपको, उद्देश्य दोनों का एक ही है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करो, लोगों को मौका दो, चयन की स्वतंत्रता दो। लेकिन दोनों के जो शब्द है ना उनको अलग से याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर महबूबुल हक, बंद को गडियाल हेंग मोगा ले जो डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक। अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं? अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करो। किस में वृद्धि करो? स्वतंत्रता में वृद्धि। और ये कह रहे हैं कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करो। दो ही शब्द याद रखने और दोनों 4-3 है, 4 बार पूछे गए। विकल्पों में वृद्धि करनी। किस में वृद्धि? विकल्पों में वृद्धि। अपन बाजार जाते हैं, एक सामग्री यदि लेनी चाहते हैं, एक ही अपने सामने ऑप्शन हो तो फिर दिक्कत होती कि नहीं होती? कंपनी भी घटियापंती करेगी, अपन भी लेने में हिचकिचाएंगे, रेटें भी ऊंची हो जाएगी। लेकिन सामने विकल्प हो गया, अपना जो सामग्री लेनी उसके बहुत सारे हैं। लेडीज कपड़ो लाने जाए को लाने कितनी बिजनेस लगा बढ़िया नौक दी सके हैं ले आ पास जगह रेट हली रेट आदि तो आवड़े भी हाथ कंग हो गया नौक नौकन आदत पर ये भी हो गया, सही है कि नहीं है? तो उनके तो विकल्प है उनके पास में। लो इन महिलाओं के पास क्या थे? विकल्प। आई ले सके, आई ले सके, आई ले सके। नहीं तो गया बाजार के भाई देखो ब्याह करना है तो और नहीं, एक सूंदड़ी पड़ी है, दूसरी कहीं नहीं, सिर्फ सूंदड़ी एक है भाई टिलड़ी वाली, दूसरी नहीं है। तो विकल्प है ही नहीं, जाना ही नहीं पड़े, एक ही है। तो अब विकल्पों में वृद्धि है, ये सारा मानव विकास है। इसका मतलब अब मानव विकास हो रहा है ना।
1990 से पहले सुंदरी थी, एक ही थी है, और अब विकल्पों में वृद्धि हुई। अब तो कई कलर है, डिजाइनेबल, इमा तारा कोनी, इमा तारा है, हतारिया है, कई है, तो विकल्पों में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका मतलब विकास हो रहा है। ये कौन लेके आया है? ये आपके लिए अलग अलग विकल्प कौन लेके आया है? डॉक्टर महबूब उल हक। और इसने साथ में ये भी कहा है, पहला बड़ी पुरुष ही लेना था, हम जान लिया हो गए, स्वतंत्रता में क्या कर दी आपके? वृद्धि कर दी। अब आप भी अपनी पोशाक वगैरह, ड्रेस वगैरह लेना, और पहला जाति महिलाओं के दी ना, पुरुष लेना था, भिड़ी जगी रेडी, ओके, लाया जगी दी पैरे पछा पड़ी, है ना। तो अब विकल्पों में वृद्धि हुई है और स्वतंत्रता में भी वृद्धि हुई है। और जब स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, विकल्पों में वृद्धि हुई, इसका मतलब आपका विकास तो हो रहा है ना, हो रहा है ना, यही विकास है। ये क्या है? विकास है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा अपने आप के जीवन पर सोचो, फायदा ही फायदा है। विकल्प के अंदर वृद्धि हुई तो आपकी क्षमता बढ़ी, आपको अवसर मिले, कम सीटी तो देखी लुगाई गवाली है, मौका तो मिले, मौका मिला, अवसर मिला, फिर मौके को भुनाए कैसे, वो उनकी मर्जी है, जैसे उनकी इच्छा वैसे भुनाए, भुनाना जरूरी है। कम से कम गांव से शहर में दाई विकल्प हुए, अवसर मिला, मौका मिला। अब उसके बाद में कैपेसिटी बढ़ सकती है। अब रूमा देवी को मौका मिला, राष्ट्रपति अवार्ड लेके आई, कितनी अच्छी बात है। सीधी मारवाड़ी को मौका मिला, यूट्यूब सोशल मीडिया पर आज बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, है ना। मौका मिला। तब यदि मौका ही नहीं मिलता, मोबाइल आता ही नहीं पास में, सोशल मीडिया आता ही नहीं, उसको जानकारी नहीं होती, तो उनको सब्जियां बनाते हैं वगैरह, वो मिठाई वगैरह बनाते हैं, हलवाई वगैरह काम करते, कौन देखता? देखता ही नहीं, तो उसका प्रचार नहीं था। प्रचार नहीं होता ना, बिकता क्या है? प्रचार बिकता है, जो दिखता है वही। अब अपन ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीजें, देसी चीजें बना रही है वो, ठीक है, लेकिन वो लोगों के सामने आती ही नहीं। मैं कितना ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो फिर मेरे को खरीदेगा कौन, है ना। तो ये विकल्प में वृद्धि हुई है, और विकल्प में वृद्धि के साथ साथ उनको स्वतंत्रता मिली। घर वालों ने कहा है कि आप ऐसा काम करो, ठीक है। तो ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक का कहना था कि मानव विकास तभी होगा जब लोगों को मौका मिलेगा। और मौका मिलने के लिए दो बातें जरूर, एक तो लोगों को स्वतंत्र करो, एक उनके सामने विकल्प खोलो, है ना। अपन अब तैयारी करने जाते हैं, अपने सामने एक ही विकल्प हो, कोई विकल्प, सिर्फ मास्टर बनना है तो मास्टर नहीं। 12वीं करने के बाद आपके सारे दरवाजे खोले, पटवारी बनो, ग्राम सेवक बनो, जिधर भी जाओ, अपनों कह दे भाई देखो 12वीं की है, बीएसटीसी करनी है, तो एक ही दिशा में बीएसटीसी कर ली, इसका मतलब फिर दूसरा कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे, ऐसा करे तो फिर दिक्कत हो जाती है। या फिर कहते बीएड कर दी तो सिर्फ बीएड किया हुआ एक केवल टीचर का एग्जाम देगा, ना पटवारी दे सकते, ना ग्राम सेवक दे सकते, ना आरएस दे, कोई नहीं दे सकते, तो फिर दिक्कत होती ही नहीं होती। अब जरूरी नहीं कि अपन टीचर ही बने, लेकिन अपनी क्षमता का परिचय अपने ग्राम सेवक में भी दे सकते हैं, और वही टीचर बने और आरएस भी बन सकता है। लेकिन आपके सामने विकल्प भी नहीं होंगे, फिर करोगे कैसे? तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? विकल्प होना जरूरी है। और ये बात क्या कौन रहा है? महबूब उल हक। और स्वतंत्रता होनी चाहिए विकास के लिए। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी, तो व्यक्ति का मानव विकास है, वो व्यक्ति का विकास अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, बाहर के लोगों से जान पहचान होगी, सब चीजें बढ़ जाएगी। लेकिन ये दोनों चीजें होनी जरूरी है, इसलिए दोनों की परिभाषा याद रखनी है। अमर्त्य सेन ने कहा मानव विकास के लिए क्या जरूरी? स्वतंत्रता में। महबूब उल हक ने कहा मानव विकास के लिए क्या जरूरी? विकल्पों में वृद्धि होना जरूरी है। जब ये दोनों बातें सामने आती तो उसके बाद में आते हैं ये जो विकास वगैरह होगा, तो इसके लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। आधार क्या होगा? यानी जिसको अपन कहते हैं पिलर। मानव विकास की 4 स्तंभ है। कितने? 4 स्तंभ। चारों स्तंभों को आपको याद रखना है। 4 स्तंभ कौन कौन से? पहला स्तंभ कौन सा है? समता। समता। दूसरा है सतत पोषणीय। सतत पोषणता। और तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यहां है क्षमता से। और चौथा कारक है सशक्तिकरण। अब समता क्या है? कितनी व्याख्या ढंग से की इन्होंने, देखो सही आप। इन्होंने ये कहा कि अवसर भी मिल जाएंगे, मौके भी मिल जाएंगे, लेकिन सारे समुदाय एक साथ मौका मिलेगा, एक साथ स्वतंत्र मिलेगा, ऐसा जरूरी संभव भी नहीं है। कई बहुत सारे पिछड़े वर्ग है, उनको मौका नहीं मिलता। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए 4 पिलर में से सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण पिलर समता। सरकारें हो, समाज हो, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समान करो, इक्वल करो, आर्थिक दृष्टि से इक्वल करोगे, तब लोगों के अंदर अवसर आएंगे। अब मान लो कोई एक बहुत गांव के अंदर बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बच्चा तो मान लो बाहर से एमबीबीएस कर सकता है, लेकिन अपनी कैपेसिटी नहीं प्राइवेट स्कूल में भेजने की भी, तो उसके सामने अवसर की कमी है, समता नहीं है, उसको आर्थिक समानता नहीं है। दूसरी तरफ कई ऐसे सामाजिक बंधन होते हैं, जैसे वो लड़कियों कहते हैं बाहर पढ़ने भेजना ही नहीं है, कि है ना, 10वीं 12वीं कर दो, गांव में बैठे रहो, कितनी भी टैलेंट हो,
खूब सारे टैलेंट है, 10वीं 12वीं करने के बाद ऐसे जो IAS के एग्जाम फाइट करे 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, ऐसे लड़कियां बैठी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। समानता नहीं है। समानता का मतलब है कि लड़के को 2 भाई बहन है, लड़के को भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को कई जगह नहीं भेजते हैं। उसका कारण क्या है? सामाजिक बंधन, लोकलाज जिसको अपन कहते हैं, सामाजिक बंधन के नाते नहीं भेज पाते। इसका मतलब उसको क्या नहीं मिला? समानता का अधिकार नहीं, मौका नहीं मिला। और मौका नहीं मिलेगा फिर अपनी क्षमता का वो जो भी कैपेसिटी उसका प्रदर्शन कैसे कर पाएगी? इसीलिए उन्होंने कहा चाहे स्त्री हो या पुरुष, उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग, सबको मानव विकास करने का क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। लोगों के साथ विकल्प भी है, स्वतंत्रता भी है, लेकिन समानता नहीं है तो विकल्पों का फायदा बराबर नहीं उठा पाएंगे। समानता स्वतंत्रता का बराबर फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सरकारें आरक्षण वगैरह की ज्यादातर व्यवस्था करती है, समानता लाने के लिए करती है ना। अपन फिर विरोध वगैरह करते हैं, अच्छी बात नहीं है। समानता लानी चाहिए। महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, अपन कह रहे ना अच्छी बात नहीं, अच्छी है, कम से कम बराबर लाइन है। इतना बार वहाँ पे कमायो, पीसा ही करके जिमाया, हमें उल्टो कर ले भाई। घना और समानता लानी जन करना पड़े उल्टो। कई दिन वहाँ पे करो हैं, गोना बकरी और गाय भैंस करो, जड़े है लाइन कमान लेना है। और आने भी नहीं, इनको भी सहानुभूति होनी, अनुभूति जरूरी है। यूँ जो है कि मैं घरे महिलाओं थोड़ी कह कि दिमाग रे बड़ी आड़ू होया करे, बाकी है समझदार, दिमाग रे आड़ू है। और नहीं उठानी भाई, हाकला उठते ही धंधापन करने के बाद अपन सो जाते हैं आराम से 11 बजते 2-3 बजे तक। पुरुष आवे 2 बजे ड्यूटी दौड़ तो हाल तो हम खराब भी नहीं है, पर नौकरी में फलाणो के टका फलाणो नौकरी में नहीं हलो पीसी जे हमें। अब इनको नौकरी में भेजेंगे, आप 11 बजे 3 बजे हो जाओ हैं, पर इनके दिख भाई रही थे तो हुता मौज करो, मोने थोड़ा ठाक उनके जाना पड़े नहीं है तो है ना। इनको ये सरकार ने कहा है कि आप भी एक बार काम करके देखो सही है, तो पॉजिटिव लेना है इसको। ऐसे नहीं कि हमारा अवसर समाप्त कर, नहीं, पॉजिटिव लेना है कि सरकार ने कहा है कि बच्चा बेचारा रहता जो परेशान हुआ के रोज ड्यूटी में जाया करे, हमें कई दिन महिला मिलो 11 बजे 2-3 बजे होती रहती ढोनी, हमें उन मिलो ड्यूटी मत कही दे, ये वास्ते मौको देने थे जो ड्यूटी करना हो कही दे, तो है ना। तो अच्छी बात है, समानता का अधिकार शुरू हुआ है। एक है सतत पोषणीय, क्या है? सतत पोषणीय। अब मानव विकास जो परिभाषा दी उन्होंने ये भी बताया साथ में कि ऐसा नहीं कि विकास की आड़ में इतना विकास कर दो, इतना विकास कर दो कि विकास खुद ही रुक जाए, इतना नहीं, यानी विकास होता ही रहे, नहीं। विकास अति हो गया तो फिर अपना अपना होगा, आने वाला क्या करेगा भाई? प्राकृतिक संसाधन तो सीमित है, ठीक है, बिजली उत्पादन ज्यादा, कोयले का अवशोषण आप कर लोगे अभी तो फिर आगे कोयला तो उत्पादन होने के लिए करोड़ों वर्ष लगेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, लेकिन पीढ़ियां तो सालों में बाद में बढ़ जी तैयार लो हैं, 1 साल 10 साल 5 साल 20 साल बाद टाबर पे तो बन जी पे जाओ। अब वो कहेंगे लो हमारे लिए आपने छोड़ा क्या, तो उनको बताना तो पड़ेगा ना, हम आपके लिए ये संसाधन छोड़ के गए, पहला कोयला या हमें बिजली पैदा करने आ गए, ये तो बताना पड़ेगा ना उनको। तो ये सतत पोषण ये कह रहा है कि विकास भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अपना विकास भी हो सके और इसका साथ में इस हिसाब से संरक्षण करो ताकि भावी पीढ़ी जो भविष्य पीढ़ी है उसको भी नुकसान नहीं हो। आज एक बात आपको बताऊं, विकसित देश जितने भी है ना, उन देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतने होशियार है कि अपने संसाधनों का संरक्षण करते हैं, उत्खनन नहीं करते हैं, जबकि दूसरे देशों से पैसे दे के आयात करते हैं। उनको पता है कि आने वाले सालों के अंदर पैसे देने के बावजूद भी संसाधन नहीं मिलेंगे, पैसे तो खूब हो जाएंगे लेकिन संसाधन कौन देगा? इसलिए वो पेट्रोलियम, अब अमेरिका पेट्रोलियम के मामले में अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन वो करता क्या है? इंपोर्ट करता, सारे आयात करता है लाओ के, ठीक है। मान लो सपोज दैट कभी कोई ऐसी आपदा भी आ जाए, कोई संकट भी आ जाए, राजनीतिक संकट भी आ जाए, तो उस समय वो आप अपना उत्पादन क्षेत्र बढ़ा सके और बाकी वालों गर्ज भी नहीं रखे। और अपने वालों में अपने तो गर्ज 5 दिन भी खाड़ी दे यदि बंद कर देंगे नहीं तो सारे दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन रोकने पड़ते हैं, साइड में कर दोगे और फिर आएगा प्रदूषण मुक्त भारत करो, क्या करो? प्रदूषण मुक्त भारत करो, जबरदस्ती हो जाता है वो, बंद कर, चालू बंद। ब्रूस ली एक चाइना का बॉक्सर है, उसके दिमाग में बैठे बैठे सपने में ऐसा कुछ आया कि यार मेरे को मैं 10 साल बाद मेरे को कहाँ पाऊंगा, कि मैं कहाँ होऊंगा 10 साल बाद। तो उसने बैठे बैठे अपने पेज के अंदर लिख दिया मैं 10 साल बाद चाइना सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बनूंगा। लेटर लिख लिया अपने नाम खुद, प्रेषक और प्रेषित दोनों एक ही, ठीक है। और फिर उसने कहा कि अब इसको मैं लिखने के बाद मैं रख दूंगा, कहीं मैं भूल जाऊंगा, करूं क्या? मैं जेब के अंदर रखूंगा, जहां पर भी जाऊंगा ये मेरी जेब में ही रहेगा बस 10 साल तक। पैंट चेंज की तो पेज भी उस पैंट के अंदर डाल दूंगा जेब में, ताकि उसके होगा क्या, मैं जैसे ही बाहर निकला, मान लो मैं बाहर निकला और मैं किसी बात कर जेब में हाथ, अरे जेब में हाथ रखते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा, भूल भी जाऊंगा तो पेज याद आएगा, अरे यार मेरे 10 साल बाद मेरे को कहाँ खड़ा होना है, 10 साल बाद मेरे को कहाँ खड़ा होना है, ताकि मेरा दिमाग इस जेब से कनेक्ट रहे।
जो काम मैं करना चाहता हूँ वो काम मेरे दिमाग से रिलेटेड होना चाहिए। और वो जब भी जाता वहाँ जाते कोई हताई वगैरह बातचीत करता, ऐसे खड़ा कर, अरे यार 1 मिनट रुको यार, मेरा काम दूसरा है, मैं यहाँ भूल से आ गया है। कोई और कहीं जाता, शादी समारोह में कोई गोल गपट हो गया, बट गुलाब जामुन वगैरह जीम, अरे यार छोड़ो गुलाब जामुन छोड़ो, मेरा काम दूसरा है, वहाँ जाओ, है ना। काजू कतली छोड़ो यार, मेरा काम दूसरा है। तो उसको काजू कतली गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसका रिजल्ट देखो, उसका सपना था 10 साल में, और 3 साल बाद 1973 में वो चाइना का सबसे बड़ा हीरो भी बन गया। और बाद में उसने जो हीरो वाला काम था वो छोड़ने के बाद में बॉक्सिंग का काम बनाया, और दुनिया का सबसे शानदार बॉक्सरों में नाम है उनका। कारण क्या? कारण उसने अपने जो भी टारगेट था उसको हमेशा माइंड में रखना, एक क्षण भी अपने माइंड से दूर नहीं जाने दिया। तो आप भी जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाए तब तक एक ही काम रखना है, बस अपने को 1 साल बाद कहाँ पाना है, 1 साल बाद मेरे को खड़ा कहाँ होना है, बस सारी कयामतें आपके इर्द गिर्द घूमेगी अपने। अब ये करने वाले कौन है भाई? ऐसा है कि थोड़ा टफ तो काम होता है, अपन जिस रास्ते पर है उस रास्ते से थोड़ा सा अपने को घुमा के लाना, उस 1 साल के लिए बहुत कठिन परिस्थिति में रखना, सामाजिक सरोकार से भी दूर रखना पड़ता है, घर परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है तो बहुत कठिन रास्ता। लेकिन स्वाद शानदार किसका होता है? कठिनाई का तो होता है। आप आराम से जिंदगी जी रहे हो, उसका स्वाद उतना नहीं आता है। जब भी आप कभी मोटिवेशन वगैरह होता है ना, 2 आदमी आपके सामने मोटिवेशन देने के लिए आए, एक आदमी आए जो बड़े रईस घराने का आराम से आए ना, आपको मन संचालन आपसे आराम से बातचीत करें, बोल सर मैंने ये पढ़ा था ऐसे हुआ सर। एक आदमी आए जो बहुत कठिन परिस्थिति आया, कम टाइम पर मजदूरी काम करते आया हुआ है, आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, पारिवारिक परिवार ठीक नहीं थी, अपना भी हौसला करता है यार क्या आदमी है, वास्तव में गजब होता ही नहीं होता है। तो ये क्योंकि परिस्थिति का स्वाद बड़ा शानदार होता है, और उसके ऊपर इतनी जड़ी मड़ई होती है मोटी, हाँ पता कि खाते ही जो इतनी शानदार होती। तो आपको मोटे वाली मड़ई खानी है, कौन सी? हाँ, बात समझ गए आप, वेरी गुड। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसा विकास करना चाहिए जिससे भविष्य में भी भावी पीढ़ी उसको भी दुख नहीं झेलना पड़े, वो भी उसको भी विकास का मौका मिल सके। और एक आता है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है लोगों को मौका नहीं, लोगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, लोगों की क्षमता बढ़ाना। सरकार आप देखते होंगे कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करती है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? लोगों की उत्पादकता बढ़ाना, लोगों की काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाना, है ना। अब सरकार कभी भी जारी करती है कि भाई ये फूड पॉइजन्स, खाद्य पदार्थों के अंदर पॉइजन मिला हुआ था, नहीं खाना चाहिए, कारण उसे लोगों की क्षमता में कमी आ जाएगी। ये सारे छोटे छोटे पार्ट है वो सरकार का इस पर जोर रहता है कि लोगों की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि क्षमता यदि लोगों की बढ़ेगी तो काम करने की रफ्तार तेज होगी, और काम करने की जब मानव संसाधन की रफ्तार तेज हो जाएगी तो देश की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा संसाधन कौन है? मानव। ना कोयला है, ना पानी है, ना बिजली, कोई नहीं है, सबसे बड़ा संसाधन मानव, क्योंकि सारे संसाधनों को बाप है। सारे संसाधनों को उत्पादन करने का काम कौन करता है? मानव। कोयला तो करोड़ों वर्ष पहले भी जमीन के अंदर था, लेकिन 2 चीजें जब नहीं थी तब तक कोयले का उत्पादन नहीं हुआ। एक तो मानव की बुद्धि विकसित नहीं हुई तब तक, और एक मानव के साथ टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक। जब टेक्नोलॉजी आ जाए और मानव की बुद्धि विकसित हो जाए, दोनों काम हो जाए, तो कोयला नहीं कुछ भी जमीन के अंदर सोना भी निकाल दे वो, और दोनों चीजें होनी जरूरी है। इसीलिए सरकार सब जानती है कि मानव की क्षमता है, कैपेसिटी, उसको बढ़ावा देना है। और तीसरा अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है शक्ति प्राप्त करना। क्या करना? शक्ति प्राप्त करना। और यह विशेष रूप से नारी शक्ति के लिए शब्द आता है। किसके लिए? नारी शक्ति। इनको शक्तिशाली बनाओ, ये बेचारी अबला नारियां, इनको शक्तिशाली बनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या करो? शक्तिशाली बनाओ इनको, है ना। हाँ, शक्तिशाली बनाओ, घर परिवार बराबर सलाई। तो ये तो मानव के उपागम है, सॉरी स्तंभ है। क्या है? एक आता है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के कितने उपागम है? 4 उपागम है। और 4 उपागम की एक एक बात याद रखनी है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। उपागम का मतलब होता है मानव विकास को पढ़ने का तरीका। सबसे पहला उपागम है आय उपागम। कौन सा? आय उपागम। दूसरा उपागम है सामाजिक कल्याण उपागम। यहां से एक प्रश्न बनेगा, सामाजिक कल्याण उपागम। और तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा है क्षमता उपागम। अब ये क्या है इसके बारे में देखो। एक है आय उपागम। आय उपागम ये कहता है
कि मानव विकास का मतलब है मानव के पास है आय अधिक हो, पैसे अधिक हो। हालांकि ये थ्योरी बहुत पुरानी थी। 1980 से पहले जो विद्वान थे उन्होंने ये कहा था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उस देश का विकास उतना ही अधिक माना जाएगा। इसका मतलब ये सबसे पुराना उपागम है, सबसे पुराना उपागम। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि निम्न में से सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आय उपागम। आय उपागम क्या कहता है? आय उपागम यह कहता है कि मानव विकास के लिए मानव की आय अधिक होना जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक पक्ष है। आय अधिक होना बात सही है, लेकिन वो एक पक्ष है। उसके साथ में स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, क्रय शक्ति, लोगों की संसाधनों तक पहुंच भी होनी चाहिए, उनको अभी प्रतिभागिता या सहभागिता दिखाने का मौका भी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, विकल्पों में वृद्धि भी होनी चाहिए, सारे पक्ष होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक उपागम की बात करता है, इसलिए इसको सबसे पुराना उपागम माना। दूसरा है सामाजिक कल्याण उपागम। सामाजिक कल्याण उपागम बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। ये बात कहता है कि यदि मानव का वास्तविक विकास करना है तो समाज कल्याण की योजनाएं चलाओ, सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाओ। लोगों की शिक्षा से संबंधित निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम अपने चल रहा है, आरटी। स्वास्थ्य संबंधित चिरंजीवी योजनाएं वगैरह चल रही है, आयुष्मान भारत वगैरह, ये सारी योजनाएं ये समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए। इसके अलावा ये कहते हैं सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, जैसे पेंशन है, पेंशन चलती है, सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके अलावा प्रदूषण से संबंधित समस्याएं, आवास से संबंधित समस्याएं, ये मूलभूत जो जरूरतें हैं, जो अपने को लगता है कि इनको ये लोगों को देने से लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो उसके ऊपर सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। सामाजिक उपगम चाहता है कि सारा खर्चा कौन करे? सरकार करे। और करे किस पर? लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक पेंशन पर, आवास पर, इस पर। यानी समाज कल्याण की योजना होनी जरूरी, जिससे सभी को समान रूप से सबका विकास हो सके। अगली है न्यूनतम आवश्यकता या आधारभूत आवश्यकता वाला उपगम। न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता उपगम। अब ये क्या कहता है? पहली बात तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इसको देने वाले कौन था? इसको दिया है आईएलओ ने। किसने दिया है? आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। पहली बात तो इसको ध्यान रखना, इसने पूरे विश्व के लिए 6 बातें सुझाई है। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा कारक है जो आईएलओ ने मानव विकास के लिए जरूरी नहीं माना है? 6 में से 7वां जो भी है वो कारक नहीं है। 6 कारक याद रखने हैं। न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता, इसने कहा है कि मानव का विकास तभी होगा जब मानव के लिए शिक्षा हो। क्या हो? एक, मानव के लिए स्वास्थ्य हो। क्या हो? मानव के लिए आवास हो। क्या हो? और क्या है? जलापूर्ति हो। और क्या है? भोजन हो। क्या हो? भोजन हो। और क्या है? स्वच्छता हो। ये स्वच्छता। अब ये आपको रटने 6 के 6। इनमें से कौन सा कारक आईएलओ ने नहीं बताया है? अब 6 कारक बताए, इसके अलावा जो भी कारक आएगा वो आधारभूत आवश्यकता के लिए जरूरी नहीं। बात समझ जाओगे ना? आधारभूत प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा उपागम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें क्या बताया है? मानव के विकास के लिए 6 चीजें होनी जरूरी है। शिक्षा होगी तभी विकास होगा, स्वास्थ्य होगा, आवास होगे, जलापूर्ति होगी, भोजन होगी और स्वच्छता होगी। ये कह रहा है यदि ये 6 सुविधाएं लोगों को मिल जाए ना तो मानव का विकास हो जाएगा। अगला है क्षमता उपगम। क्षमता उपगम जारी करने वाले है डॉक्टर अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। ये लो सा, अमर्त्य सेन ये कहता है कि कुछ भी नहीं देना आपको, न सेवाएं देनी है, न ये आवास देना है, न भोजन है, न जलापूर्ति। आप लोगों को मजबूत करो, मानव संसाधन के अंदर क्षमता पैदा करो, कौशल के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे भी हो मानव को मजबूत कर दो, मानव अपने आप विकास हो जाएगा। मानव का विकास अपने आप हो जाएगा, वो सारी सुविधाओं का विकास कर देगा, है ना? तो ये जरूरी, और ये सारे उपगम आपको याद रखने। इसमें एक तो आय उपगम सबसे पुराना, एक ही प्रश्न बनता है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं। आईएलओ का महत्वपूर्ण प्रश्न, आईएलओ ने कौन सा सिद्धांत, कौन सा उपगम दिया? 2। और इसने 6 आवश्यकता कौन कौन सी बताई? तीसरा प्रश्न। चौथा है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने निम्न में से कौन सा उपगम दिया? 3। सामाजिक कल्याण का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा नहीं बनता। ये चारों में से 3 प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा ना कोई प्रश्न बनता है, ना इससे ज्यादा आपने को इसको याद करना है। अब आप कॉपी निकालो और थोड़ा सा मानव विकास के बारे में लिखो।
अरे पतन लिखना है, पतन लिखना है तो लिखो, पहले पतन लिखो। तो फिर सम बताई हुई तो बात है ही, कल लिखा हूँ कहूँ लेकिन भेज दूँ, लिखा हूँ भेज दूँ लिखे है ना, कॉपी में दूँ पेज में धाल ढाऊँ लेकिन भेज दें, ठीक है भाई। वो बताई हुई तो समझाई हुआ है ही आपको, सेम टाइम सीधा आपको लिखना है, ठीक है, लिख के भेज दूँ। है दो तीन चार लाइन ही है, लिखो मानव विकास लिखो आप, जगह छोड़ देना उसकी, एक पेज है ना वो एक पेज छोड़ देना, जो भी खाली आपका जितना है उतना। कितना है? आधा अधूरा, आधा पेज चाहिए अपने को, यदि पूरा है पूरा छोड़ देना, आधा है आधा चलेगा। एंड फिर भी ऐसा करना, सुनो हेडिंग डाल दी, एक पेज छोड़ देना, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइनें छूट भी जाएगी तो ये टॉपिक वैसे वो पूरा हो चुका है, तो एक दो लाइनें छूट भी जाएगी तो कोई मैं तो प्रश्न होगा तो वो पीछे लिख देंगे अपन, ठीक है। एक पेज छोड़ दो, दो छोड़ दो कोई बात नहीं आपको। लिखो, शुरू करो आगे, हेडिंग डालो मानव विकास। अभी तक अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्कूल लेवल का है, मानव विकास भी स्कूल लेवल का है। मानव भूगोल में स्कूल लेवल का जनसंख्या के अलावा ये लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा एक जनसंख्या है, वो अपन जनसंख्या भूगोल के अंदर ही पढ़ेंगे सीधा। लिखो मानव विकास, लिखो मानव विकास। मानव विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी अवधारणा है, बहुआयामी अवधारणा है जिसमें मानव का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानव का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास शामिल है। इतने सारे विकास ये शामिल है, ठीक है। मानव विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल है। आगे लिखो, मानव विकास का मतलब लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करना, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करना और लोगों को क्षमतावान बनाना, क्षमता कैपेसिटी है ना, क्षमता, लोगों को क्षमतावान बनाना। क्षमतावान बनना चाहिए लोगों को। क्या लिखा? मानव विकास का मतलब क्या है? लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता मिले, उसको अवसर मिले और लोगों को क्षमतावान बनाए। जब क्षमतावान बनाएंगे लोग अपने आप विकसित हो जाएंगे। आगे लिखो, 1980 के दशक तक 1980 के दशक तक
आर्थिक वृद्धि को ही आर्थिक वृद्धि को ही आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पैमाना माना जाता था। विकास का पैमाना माना जाता था। विकास का पैमाना माना जाता था। यानी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतना ही उच्च विकास की अवधारणा प्रचलित थी। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतना ही उच्च विकास की अवधारणा प्रचलित थी। लेकिन वृद्धि और विकास में निम्न आधारभूत अंतर होता है। एक तरफ लिखो वृद्धि और एक तरफ लिखो विकास, और फिर इन दोनों के बीच में अंतर लिखो, क्या अंतर होता है। इसमें वृद्धि में लिखो समय के संदर्भ में, वृद्धि में समय के संदर्भ में किसी विषय वस्तु का मात्रात्मक ऑब्लिक संख्यात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख होना, ठीक, 1 लाख से 2 लाख होना। अब ये सिर्फ संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी संख्यात्मक वृद्धि है। क्या है? संख्यात्मक बढ़ोतरी। इसको अपन क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ देखो विकास में समय के संदर्भ में संख्यात्मक के साथ साथ समय के संदर्भ में संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे नगर की जनसंख्या 1 से 2 लाख हुई, अब देखना 1 से 2 लाख हुई, ये तो क्या सिर्फ क्या हुई? वृद्धि, संख्यात्मक वृद्धि हुई। लिखो 1 से 2 लाख हुई
साथ में आवास, प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ हो कोष्ठक में लिख देना गुणात्मक, यानी पहले वाला मात्रात्मक संख्यात्मक था और ये क्या है, गुणात्मक हुआ हो। दोनों बातें, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थी, संख्या में वृद्धि, जबकि इसमें, अब ये मैं थोड़ा समझाने के लिए लंबी लाइन लिखा रहा हूं, एक बार पढ़ना है, उसके बाद में ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी बात। अगली लाइन लिखो, मूल्य वृद्धि में वृद्धि में लिखो, यह मूल्य निरपेक्ष होती है। अपन आगे पढ़ेंगे जब निरपेक्ष और सापेक्ष आदरता है, यह मूल्य निरपेक्ष होती है और यह मूल्य सापेक्ष होता है। तीसरा लिखो, वृद्धि में लिखो, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक, प्लस और माइनस, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अब आप समझ तो जाओगे ना, वृद्धि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। विकास क्या होगा, आगे लिखो, यह सिर्फ यह केवल धनात्मक या सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक ही होगा, सॉरी, यह धनात्मक ही होगा या सकारात्मक ही होगा, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। एक लाइन और लिखो इस नीचे, इससे वृद्धि में लिखो, इससे जीवन की दशाओं में, जीवन दशा में या जीवन की दशाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें या इससे जीवन दशाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास में लिखना, इससे जीवन स्तर में बदलाव आता है, जीवन स्तर में बदलाव आता है। लिख दिया, एक नोट डाल के एक लाइन लिख दो, इसका पूरे का सार कॉमन दोनों में लिखो। विकास सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है। सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है जिससे जीवन स्तर में बदलाव आता है। बशर्त, ये शब्द लिखना, बशर्त साथ में लिख देना, कहते हैं शर्त के अनुसार, बशर्त उनके पास विकल्प और अवसर की, उनके पास विकल्प और अवसर की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विकल्प और अवसर की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर लिखो, हेडिंग डालो, मानव विकास की अवधारणा।
मानव विकास की, सब जानते हो आप मानव विकास की अवधारणा किसने दी भाई, कब दी है, लिखना नहीं आप बताओ पहले कब दी, 1990। किसने दी, महबूब उल हक। कहाँ के थे, पाकिस्तान के। और दूसरे थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने दी मानव विकास की अवधारणा, इन दोनों ने दी। अच्छा, इससे पहले क्या थी अवधारणा, तो 90 से पहले क्या अवधारणा थी, इन्होंने मानव विकास की अवधारणा, इससे पहले क्या थी, आय आय उपागम था। इससे पहले क्या था, लिखो 1900, लिखो सर्वप्रथम 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने कल्याण उपागम पर आधारित इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। एक ऐसे नीचे कोष्टक लिख के कर देना, 1990 से पहले ऐसे लिखना, 1990 से पूर्व आर्थिक वृद्धि ही विकास का सूचक होती थी। लिख दिया, एक नोट डालो, लाइन जो मैं तो अपना भूल गया। देखो दोनों में से एक का नाम पूछे तो किसका नाम लिखोगे, डॉक्टर महबूब उल हक लिख दोगे ना, नोट में लिख लो। लिखो मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने किया, जिनके सहयोगी डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। यदि सीधा पूछे कि मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया और ऑप्शन के अंदर डॉक्टर महबूब उल हक भी हो, डॉक्टर अमर्त्य सेन भी हो, तब तो आपको उत्तर करना है डॉक्टर महबूब उल हक। नहीं तो फिर दो का जोड़ा साथ में हो तो फिर दोनों ये साथ में आएंगे, उसमें इनको कर देना। बात समझ गए? ये इसलिए मैंने पहले वाले में वो लिखा दी और अगले वाले में नोट के रूप में ये लिखा दी कि वो सहयोगी था और ये इसका मूल प्रतिपादक था। अब ऐसे दोनों देखो नाम, महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। महबूब साहब में लिखो, यह पाकिस्तान अर्थशास्त्री थे। इधर भारत वाले में डॉक्टर अमर्त्य सेन में लिखो, पश्चिम बंगाल के अर्थशास्त्री या कोलकाता का अर्थशास्त्री, जो भी लिखो, पश्चिम बंगाल के अर्थशास्त्री थे।
जिन्हें जिन्हें पश्चिम बंगाल के अर्थशास्त्री थे जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तथा 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया। 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया। इसमें लिख दो ये HDI की प्रतिपादक, ये HDI की प्रतिपादक इसमें लिख दो ये हक के सहयोगी थे, ये हक के सहयोगी थे। तुलना होती जा रही, ये हक का मतलब सगे, आप समझ गए ना, हक के सहयोगी थे। फिर महबूबुल हक में क्या लिखोगे? इनमें लिखोगे इन्होंने, लिखो इन्होंने मानव विकास का अर्थ अपोस्टिक चिन्ह करके लिए देख लो, विकल्पों में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि, मानव विकास का अर्थ विकल्पों में वृद्धि को बताया है। विकल्पों में वृद्धि को बताया है। अब ये बात ध्यान रख लोगे ना आप महेंद्र जी, ध्यान रहे, विकल्पों में वृद्धि को बताया है। इसमें क्या लिखोगे डॉक्टर अमर्त्य सेन में? वो सेम लाइन लिखो, क्या लिखी थी? इन्होंने मानव विकास का अर्थ स्वतंत्रताओं में वृद्धि, स्वतंत्रताओं में वृद्धि, स्वतंत्रताओं में वृद्धि को बताया है। इसकी एक और लिखे, स्वतंत्रता में वृद्धि कोष्टक में लिख देना परतंत्रता में कमी, कभी ये भी आ जाता है, स्वतंत्रता में वृद्धि या परतंत्रता में कमी, किताब में ये भी दे रखा है, स्वतंत्रता में वृद्धि और परतंत्रता में कमी को दर्शाए। ठीक है, ये तो बात हुई इनकी। नीचे लिखो अतः, दोनों के कॉमन में लिखो सीधी लाइन, अतः मानव विकास के लिए समान रूप से संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अवसर मिलना चाहिए, ताकि मानव अपनी क्षमता का
क्षमता, कैपेसिटी, अपनी क्षमता का परिणाम प्रस्तुत कर सके, परिणाम प्रस्तुत कर सके। आगे लिखो, मानव विकास के उपागम, सॉरी मानव विकास के स्तंभ। उपागम क्यों लिखी जाता, समझ में आई बात रो है? हाँ बस समझ गए थे, बार बार कहते फालतू क्यों पढ़ो, प्रश्न में तू आई के फिर भी थोड़ा पढ़ना पड़े। सही बात है। बाहर निकले बूढ़िया कहते मन में डवड़िया फुरके आज के घड़ी घड़ी फुरके हैं, तो घड़ी घड़ी लिखी जाए इनका मतलब डवड़िया फुरके फुरके घड़ी घड़ी इनका मतलब कहीं नहीं हो के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ न कुछ होगा। ये भी कह रहा है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, प्रश्न वहां से आएगा, अब गलत होगा सही होगा वो पता नहीं के आएगा वहां से, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद कर लोगे न? हाँ बढ़िया बात। कितने स्तंभ है भाई? 4। सबसे पहला है समता। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी कैपेसिटी कितनी है रटने की वो लगा देना, सारी सारी लगा देना। आरपीसी क्या मांगती है? रट्टा हुआ मसाला कितना है आपके पास? मेहनत तो है ही, मेहनत तो करोगे रटने के लिए, लेकिन आरपीसी मेहनत नहीं मांगती है। आरपीसी ये नहीं कहते कितना भाटा नो क्या गए, मेहनत भी घड़ी की भी नहीं, रट्टा कितना है आपने एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है। आरएस एग्जाम देने जाते अपन कहते हैं कि यार आरएस के एग्जाम में बहुत होशियार, नहीं आरएस को होशियार नहीं, आरएस का मतलब रटा हुआ ज्यादा है उसके। सही बात है, हूब डूब लाइन टू लाइन बस जितना शानदार रटा हुआ मसाला जितना ज्यादा पेश किया उसके उतना ही ज्यादा नंबर, रटा हुआ मसाला पेश करना है। समता, समता के बाद में है सतत पोषणीय। हो गया? लिख लिया? अगला लिखो, समता में लिखो, छोटी छोटी लाइनें लिख दो इसमें, लिखो इसमें इसमें लिखो समता में दीर्घ दीर्घ एवं गुणवत्ता पूर्वक, दीर्घ एवं गुणवत्ता पूर्वक जीवन जीने के लिए अवसर की समानता, अवसर की समानता अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अवसर की समानता मिलेगी तभी तो सार्थक जीवन जी पाएगा ना। इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखो संसाधनों का सदुपयोग, संसाधनों का सदुपयोग करना संसाधनों का सदुपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के
वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी विकास के बेहतर अवसर पूरे तो ये भावी पीढ़ी को भी विकास के बेहतर अवसर मिल सके, ये दोनों का ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और आने वालों का भी ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ेंगे सतत पोषण विकास बहुत नया है। अभी एसडीजी चल रहा है ना अपना, एसडीजी सतत विकास गोल्स लक्ष्य, वो इसी का पार्ट है ना, 17 अभी 1987 में आया, पहले पार्ट ये नहीं था, उससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट लेना देना नहीं था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा, लोगों ने सोचा ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि विकसित जो देश है ना वो विकास बहुत ज्यादा करते जा रहे थे, यानी दूसरे देश से उनसे सारा आयात करके उनको बेचारों खोखला करते जा रहे, अपना विकास हो रहा है। तब कोई गरीब देश है उनमें भी कोई अंधों में काना रह, कोई पढ़ा लिखा जागा कि सारा वो लेके जा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तब ये टॉपिक आया सतत पोषणीय विकास। ब्रटलैंड की रिपोर्ट आई थी, ब्रटलैंड आयोग जिसको कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के तहत आया कि विकास तो ऐसा हो जिससे अपन भी विकास कर सके, अपना जीवन भी बढ़िया बने, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। पोता दादा ने गाड़ियों नहीं निकाले, मर गया हैंग के। ठीक है, आगे लिखो उत्पादकता में खाई गया, उत्पादकता में लिखो व्यक्ति की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि करना, व्यक्ति की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि करना कोष्टक में लिख देना, जैसे कौशल प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण में लिखो आत्मनिर्भरता की शक्ति प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता की शक्ति प्राप्त करना, ये 4 उपागम है। आत्मनिर्भरता की शक्ति प्राप्त कैसे करती है? व्यक्ति को सबसे पहले स्वतंत्रता मिलेगी ना घर से बाहर जाने की या कोई भी काम करने की। कई बार अपन देखते हैं कि अपन कहते हैं बच्चों को पढ़न, वो कहता नहीं मेरा मन उधर है कि मैं वो काम करूंगा, और अपन फिर उसको कहते हैं ना वो उसमें कुछ नहीं, रिस्क है वगैरह है, काम है, टेंडर कल होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपन ये नहीं समझते हो सके वो उसका मौका मिले और वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो। अपन पढ़ाते उसको जो भी बनाना चाहे कम से कम, लेकिन वो उससे बहुत आगे, कई गुना आगे जा सकता है मौका मिले तो। लेकिन कई बार अपन देखते हैं कि रिस्क कौन ले, रिस्क का मतलब उसको स्वतंत्रता नहीं देते, उसकी स्वतंत्रता को अपन मार देते हैं। सही बात है कि नहीं है? विशेष रूप से नौकरी पेशे वाला आदमी का लड़का यदि कोई धंधे में जाना चाहे ना, तो सबसे ज्यादा उसकी स्वतंत्रता मारी जाती है। वो ये चाहता है कि नौकरी कर ले वापस। अब वो कह रहा मेरे यही नहीं लागे ना, खप तो सही शहर भर के ट्राई तो कर। और धंधे वाला आदमी होता ना, धंधे वाला आदमी पहले कहता है कि बेटा पढ़ाई कर लेगे, 10वीं 12वीं BA MA जो भी करता है कि पापा मैं पढ़ाई तो कर ली नहीं, मेरे पढ़ाई में कम है, हूँ धंधो करूँगा। हाँ तो रेडी ले बोल खाए धंधो करी वो करूँ लेके, और उसकी क्षमता धीरे धीरे, ये सच बात है कि नहीं? नौकरी वाला चाहता है वो नौकरी में तो अजी गए, क्यों नौकरी वाला रिस्क नहीं लेने समझे, रिस्क जीरो। ब्याजी ने पहिए हैंगू वाला कौन दे? नौकरी वाला। नौकरी हाँ धंधे वाले हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्वतंत्रता जब मिलेगी ना तो वो कैपेसिटी, अपनी क्षमता अपने आप डेवलप कर लेगा। आप उसको क्षमता प्रदर्शित करने का मौका ही नहीं दोगे,
उसकी स्वतंत्रता क्षमता प्रदर्शन करने मौका आए थे उसको, आप अपने इसको दबाते जाएंगे, नहीं ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, तो फिर उस कैपेसिटी कब आएगी? नहीं आएगी। उदाहरण में हमेशा सबसे ज्यादा मैं उदाहरण देता हूँ रूमा देवी का, जब भी पढ़ता हूँ तो, क्योंकि अपने नजदीक यही है। घर से बाहर निकल के कपड़े सिलाई का काम करने के लिए, या जिसको अपन वो क्या कहते हो, भरत वगैरह क्या कहते हैं, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सौंपते ही नहीं, उनको स्वतंत्रता ही नहीं देते, तो क्या रूमा देवी आज राष्ट्रपति अवार्ड नारी शक्ति सम्मान ले आती? और उनको वहीं दबा देते ना, छोरियों कट जाए बाहर, महिलाओं कौन बाहर जाए में। ये 2007-8 की बात मुझे याद आ रही है। यहाँ मैं पहली बार यहाँ आया था बाड़मेर, उस समय रूमा देवी जी ही काम करते थे। 10-10, 15-15 जन ग्रुप बनाया हुआ होता था और उनको ये भेज देते, ये इसकी सिलाई करनी है, भरत भरो। अब उनको मौका ही नहीं मिलता, यदि स्वतंत्रता मिलती नहीं, घरड़ा हारियान पीरे हैंगे तो ना छोरियों बाहर कट जाए, मेहनत कही हारियान फलाना कही, मेहनत तो हैंग आई कही थे, खड़ा हो डूगन बारे थोरो कॉम कर, मेहनत आखिर ढब 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 तू जय कटे नहीं सो बैठ गए, जाना नहीं है, जाना कहिए। और नौकरी में यदि अपन लग जाते हैं नौकरी में, और मान लो आदमी कोई अपने परिवार के अंदर सेकंड ग्रेड है और आप कोशिश कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, तो इतना डीमोटिव उनके द्वारा पूछो मत, आप नहीं चाहेगा वो फर्स्ट ग्रेड बने, सिर्फ माँ बाप के अलावा, चाहे काका हो बड़ा हो कोई हो, चाहे के फर्स्ट ग्रेड में पद तो आज अलग बात है, पूछ रहा हूँ दूसरो सर हैंग आदमी अपनो आप अपने हैंग ऊपर रखना चाहे भाई। ओसला किसका सिद्धांत में पढ़ते, उसके सबसे ऊपर आती सामाजिक प्रतिष्ठा। आदमी पैसे वगैरह सब कुछ, जीवन की सुरक्षा वगैरह सब कर लेता है, लेकिन लास्ट में उसकी शक्ति होती है सामाजिक प्रतिष्ठा मिले मेरे को। और सामाजिक प्रतिष्ठा किसके पीछे? 2 चीजों के पीछे, या तो आपके पास हो क्या ये, या फिर आपके पास क्या हो बाकी सच्ची बातें वगैरह, सच्चाई वगैरह सारी धरीशाई कॉर्नर के अंदर रह जाती, दब जाती, कहीं कोई पूछता ही नहीं है। तो ये बातें, इन दोनों के लिए लड़ाई झगड़ा चलता है। तो ये स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता मिलती, अब स्वतंत्रता तो इनके साथ में रूमा देवी तो और भी लोगों को मिली होगी, बहुत सारी लड़कियां और भी मिली होगी, लेकिन उनमें क्षमता कैपेसिटी डेवलप करने की अपनी ताकत नहीं थी। इसमें इसने क्षमता विकसित करने की कला सीखी, और उस कला का रिजल्ट हुआ कि आज ये राज सिको की ब्रांड एम्बेसडर है, वरना और कोई बन जाता। सही है कि नहीं? तो ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब आपके शायद ये बात समझ में आ गई होगी उत्पादकता वाली। अब आप लिखो, आप आय उपागम, सॉरी मानव विकास के उपागम। टाइम कितना हुआ भाई? मानव विकास के उपागम। अरे मानव विकास में वृद्धि समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? क्या हुआ रे? समझ तो जाओगे ना, रटने वाला आपका काम है, रट लेना। सबसे पहला आय उपागम कौन सा? आय उपागम लिख लिया? ये लिख लिया? इसमें लिखो आय उपागम, यह है ये बना दो, ठीक है, एक ही लाइन है नीचे, ये फूट रही। पैसा फूट रहा पे लागे। आय उपागम में लिखो, यह
प्राचीनतम उपागम है, यह सबसे पुराना एक ही बात है, यह प्राचीनतम उपागम है। यह प्राचीनतम उपागम है। एक लाइन इसके नीचे और लिख दूं, देखो विकास का संबंध आय से होता है। अब आगे वाली बात समझ के लिखने की जरूरत नहीं, जितनी अधिक आय होगी विकास उतना ही अधिक माना जाएगा। ये बहुत पुरानी, ठीक है। एक लाइन और लिख दो नीचे, नहीं दो 1980 तक, 1980 दशक तक ऐसे लिखना, 1980 दशक तक यह प्रचलित था, यह उपागम प्रचलित था। 1980 के दशक तक यह उपागम प्रचलित था। सामाजिक कल्याण क्या कहता है, इसमें लिखो शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि पर सरकार अधिक व्यय करे, सरकार अधिक व्यय करे तो मानव विकास उच्च होगा, तो मानव विकास उच्च होगा। लिख दिया। इसमें लिखो, स्टार लगाओ, बढ़िया शानदार कलर कलरीले पेन हो, और फिर लिखो आधारभूत आवश्यकता उपागम में लिखो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आधारभूत आवश्यकता, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कोष्ठक में कर देना ILO द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगली लाइन और लिखो इसमें, ILO ने मानव विकास के लिए छह आवश्यकताएं बताई है, यानी सरकार उन छह बातों पर जोर दें तो मानव का विकास हो जाएगा, ये बात बताइए। छह आवश्यकताएं बताई और उन छह के छह आपको नाम याद रखने हैं। पहला क्या लिखोगे, शिक्षा, फिर लिखो स्वास्थ्य है, कैसे भी लिखो वो आपकी मर्जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति और लिखो स्वच्छता। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता। छह बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दो मुख्य, एक तो आय की बात नहीं की गई है, प्रति व्यक्ति आय की इसने कोई बात नहीं की है। दूसरा आधारभूत ढांचा का जो विकास है, सड़क, परिवहन तंत्र वगैरह, उसके बारे में इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो भी वो देगा तो इससे जुड़ता हुआ, मेल करता हुआ आएगा। अगले हम लिखो क्षमता उपागम में, लिखो यह डॉक्टर अमर्त्य सेन, इसका भी इनके जैसे ऐसे महत्वपूर्ण है ये भी, यह डॉक्टर अमर्त्य सेन, यह डॉक्टर अमर्त्य सेन
ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगली लाइन और भी लिख दो। मानव क्षमता का विकास करना चाहिए। मानव क्षमता की वृद्धि करनी या मानव क्षमता का विकास करना चाहिए। है बस क्या कह रहे हो? हाँ वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात तो होगी मानव विकास से संबंधित। अब आपका टाइम भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के रूप में जल्दी देख लो। मानव विकास आप पढ़ोगे तब कैसे पढ़ोगे? एक बार थ्योरी पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे मानव विकास। आपके दिमाग में आते ही आप एक शब्द एक तरफ लोगे वृद्धि। क्या लोगे? वृद्धि। और दूसरी तरफ क्या लोगे? विकास। ये लो सा विकास और वृद्धि ले लिया। अब वृद्धि को आप पढ़ते समय लिखोगे कि यह मात्रात्मक है। कैसी है? ये लो सा, ये मात्रात्मक है। ये क्या है? गुणात्मक है। ये गुणात्मक है। इसमें लिखोगे यह मूल्य निरपेक्ष है। ये सापेक्ष है। इसमें ये हो जाएगा विकास जरूरी नहीं। विकास जरूरी भाई, वृद्धि के लिए विकास जरूरी नहीं है, लेकिन विकास के लिए वृद्धि जरूरी है। वृद्धि जरूरी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पूरक के बात होगी, आई गई पूरी। फिर मानव विकास की अवधारणा आएगी तो आप लिखोगे 1990 में। कब? 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक व अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन लिखो तब आप एक बार के लिए दिमाग में ये लिख भी देना। कलकत्ता का था तो ये कहाँ का था? पाकिस्तान। पूरा नहीं लेना, पाक लिख देना है। क्या लिख देना है? बस इसने ये अवधारणा दी। फिर ध्यान में रहे तो रेगुलर यहाँ लिखो तो भी आपकी मर्जी, हालांकि आगे लिखेंगे यूएनडीपी द्वारा 1990 प्रथम बार HDI जारी हुआ। और क्या पढ़ोगे? और फिर सीधा आ जाएगा आपके उपागम, सॉरी स्तंभ। क्या आ जाएगा? स्तंभ नहीं, दोनों में। इधर महबूबुल हक, ये इधर आ जाएगा हक, और इधर आ जाएगा सेन। ठीक, ये आप पढ़ोगे उस समय ऐसे पढ़ोगे। हक ने तो कहा है विकल्प में वृद्धि। किसमें? तो बस विकल्प लिख दोगे। इसने कहा है स्वतंत्रता में वृद्धि, तो आप लिख दोगे स्वतंत्रता। बस दो बात आप समझ गए। तीसरा आपको किसी को समझाना नहीं है। फिर आप लिख दोगे इसलिए स्तंभ। क्या लिख दोगे? मानव विकास के स्तंभ। स्तंभ आपको पता है कितने हैं? 4 है। स्तंभ में पहला लिखोगे आप समता। समता का अर्थ आपको पता है, समता का मतलब समानता लाना। ठीक है, आगे व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा आप लिख दोगे अपने सतत पोषणीय। सतत पोषणीय का मतलब आपको पता है कि सतत का मतलब रेगुलर। सतत का मतलब रेगुलर। पोषण का मतलब उसका पोषण करना है, रेगुलर पोषण करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास हो सके, ऐसा पोषण करना। तीसरा आ जाएगा उत्पादकता। क्या आ जाएगा? उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब मानव की अभिक्षमता है, मानव की क्षमता, उसमें वृद्धि करनी। और चौथा है सशक्तिकरण। ऐसी शक्ति प्राप्त करनी जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। कैसे बन सके? आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद में आते हैं मानव के उपागम। ये लो सा उपागम। उपागम कितने उपागम है? 4 उपागम है। अब 4 उपागम कौन कौन से आपको याद है? एक तो है आय उपागम। कौन सा? आय। आय है तो आय, लेकिन आप लिख देना ये सबसे कैसे क्या है? पुराना है। दूसरा आ जाएगा सामाजिक। कौन सा? सामाजिक कल्याण। इसमें आप समझ जाओगे कि समाज, सरकार के द्वारा इसके ऊपर समाज कल्याण की योजनाएं चलानी है। तीसरा आप करोगे आवश्यकता आधारभूत। कौन सा? आवश्यकता आधारभूत लिख दोगे और इसमें लिखोगे ये ILO ने जारी किया है। किसने? और इसने 6 आवश्यकताएं बताई। कितनी? 6। इसमें एक तो क्या बताया? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, स्वच्छता और जलापूर्ति। 6 आवश्यकताएं बताइए। तीसरा आप लिख दोगे क्या? सॉरी, चौथा लिख दोगे आप क्षमता उपागम। कौन सा? क्षमता। क्षमता का मतलब आप सब जानते हैं। नीचे लिख दोगे डॉक्टर कौन?
अमर्त्य सेन, एक पेज में आपका काम हो जाएगा पूरा। प्रश्न इतने में से आएगा बस, ये लो। ओके अब सही है, कौन फोटो के ले लो।